गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते, हरी हर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब बढ़िया से होंगे। और बढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज भाई, रानी दीदी, कृष्ण भैया, सुमन भाभी और सुधा दीदी। चलिए तो फिर सुमन भाभी, आप अवेलेबल हैं? हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, आइए आपको सबसे मिलवाते हैं, सबको आपसे मिलने का मौका देते हैं ना। अगर हो सके तो आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, है ना। जी, आइए, स्वागत है। जी दीदी, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया इतना सब, कोई लेकिन बात नहीं, कोशिश सुमन करते हुए भाभी समझने के लिए। ये बताइए आप कहाँ से हैं और दर्शन से आपका कैसे जुड़ना हुआ। और देखिए, आप नियमित हैं तो एक समय में आपको समझ में आ जाएगा, और एक समय जी, समझ में आ जाएगा तो आप जरूर व्यवस्था में भागीदारी करेंगी। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का बहुत आभास है ना। तो मुझे बहुत विश्वास है जी, आपके ऊपर। जी, बताइए। जी। वैसे तो हम तो गोरखपुर से रहने वाले हैं, लेकिन अभी जी गांधीधाम रहते हैं, जी। गुजरात, कच्छ। हम्म। और जीवन परिचय शिविर नागपुर में किए थे दीदी। हाँ जी। और हमारे साथ ये रानी भाभी है, वो भी गए थे अभी। जूनागढ़ में शिविर था तो। जी। अच्छा। हाँ। और दो जाने तो अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं आने के लिए ग्रुप में, जैसे श्रीवास्तव जी है, पिंकी भाभी है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी यही है हमारा परिचय दीदी। कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो भाभी, आप पुस्तकों को पठन, इन्होंने भी अपने आप से पुस्तकें वगैरह लेके आ गए थे परिचय शिविर से, और एक ये पुस्तक, मुझे लगता है यही वाली पुस्तक जो अभी चल रही है, यही पुस्तक का पठन शुरू कर दिए थे अपने आप से। हाँ, अपने आप से लाके वो बुक्स पढ़ती थी। उसमें कोई कोई ऐसा जो क्वेश्चन था दीदी, मेरे को समझ नहीं आती थी। हम्म। वैसे तो मैं हिंदी ही पढ़ी हूँ, जी। लेकिन जो उसमें शब्द था उसका सबका अर्थ नहीं मिल पा रहा था मेरे को। हाँ हाँ फिर आप जब ये ज्वाइन हुआ हम ऑनलाइन पढ़ने के लिए बुक्स में, तो हाँ उसमें मैं कोशिश करने लगी कि हाँ, ये समझ हमको क्यों नहीं आ रहा था। जब हाँ। आप समझाते हैं ना तो ऐसे दिमाग में फिट होती है बात, लगता जी। है हमारे लिए ये बात हो रही थी। हाँ, लेकिन बढ़िया। हम पा नहीं पाते थे उसको। हाँ, बढ़िया, ये बात तो है भैया। सुमन भाभी आप ही के लिए क्लास चला रहे हैं, सच पूछिए तो, है ना। हमने शुरुआत जब किया था ना, तो हमने कुछ हाँ लोगों को ध्यान में रखा था कि हम इनके लिए ये क्लास चलाएंगे। तो जी आप दीदी, हैं उनमें इसमें से। पठन जो हाँ इसमें जो पठन करते हैं बुक्स से, उससे बहुत कुछ सीखने को जानने को हमको जी, प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। इसलिए हम बढ़िया। बोलते हैं कि दीदी का बहुत धन्यवाद। आप जो हमको सपोर्ट मिल रहा है आपके लिए, आपसे हमको, ये हमारे लिए बहुत उन्नति का फायदा होगा। कोशिश करेंगे कि बच्चे लोग भी इसमें जुड़े रहें। लेकिन जुड़ेंगे बच्चे, जुड़ेंगे। हाँ, संडे को वीडियो देखते हैं तो वो लोग जुड़ते हैं, जुड़ते दोनों हैं। बच्चे। हाँ, सही है सही बाकी है तो सही है। हाँ, बाकी स्कूल चालू हो तो अभी नहीं जुड़ पाते हैं। आपका छोटा वाला तो बहुत ही उसका, मुझे लगता है वो होनहार है। और दूसरी बात भाभी, पता है क्या, आपका व्यवहार पक्ष इतना अच्छा है कि बच्चों में वो संस्कार जाएंगे ही जाएंगे। जी दीदी, हमसे काफी दोनों बच्चे बहुत समझदार सही बात है। आगे पीढ़ी आगे विधि से सारे बच्चे हैं ही, है ना। है। बढ़िया है भाभी, है ना, ऐसे ही जुड़ते रहिए। ठीक है ना। नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्ते। चलिए, तो हम लोग आज मिले सुमन वर्मा जी से, ये गांधीधाम में रहते हैं और परिचय शिविर कर चुके हैं, और अध्ययन के प्रति रुचि है। मूलतः गोरखपुर से हैं। चाहते हैं कि इनके बच्चे भी दर्शन को समझें और उसके साथ आगे बढ़ें। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता ही है कि जीने में बहुत सारी बात हमारे, जो भी परंपरा विधियों से हमारे अंदर कुछ संस्कार तो रहते ही हैं, लोगों के साथ जुड़ने के, हिलने मिलने के, है ना, और एक कदम ताल से चलने के। तो वो उनके अंदर खूब कूट कूट के भरे हैं। थोड़ा जो और क्लैरिटी वाला पक्ष है वो मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि सुमन भाभी व्यवस्था में बड़ी भागीदारी करने की क्षमता रखती हैं, है ना।
जी दीदी, मेरे को क्लैरिटी भी समझ नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा डर डर के बात करती हूँ। हाँ, आप ही बहुत पुष्टि से और बहुत तबीयत से बात करेंगे, है ना। एक मेरे पिताजी बात बहुत बढ़िया बोलते थे, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, है ना। या फिर ऐसे भी आपने परंपरा में सुना होगा कि पूत के पाँव जो है ना वो पालने में ही दिख जाते हैं। किसी भी अध्येता को अगर आपको देखना हो तो मतलब कि अध्ययन कर पाएगा कि नहीं, तो सिर्फ आप ये देख लीजिए ये व्यक्ति नियमित है कि नहीं। निष्ठान्वित होने का सबसे पहला नियम है नियमित होना। मतलब अगर आप में निष्ठा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप में क्या दिखाई पड़ेगी? नियमितता। और नियमितता से मैं, क्योंकि मुझे अनुभव रहा है ना पढ़ाने का, जो 12-15 साल 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, 2023 में अभी एक ब्रेक लिया है बच्चों को पढ़ाने से, वरना मैंने 5 से लेकर के 70 साल तक के बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा ही रही हूँ। अभी अभी थोड़ी और चीजें भी पढ़ाती हूँ, पर लिटरली कंटेंट को पढ़ाया है जो सिलेबस का कंटेंट रहा है। तो मैंने एक चीज देखी, कितना भी बच्चा कमजोर है, कितना भी कमजोर, है ना, और लेकिन अगर वो नियमित है, हर रोज क्लास में समय से आ जा रहा है, तो बहुत जल्दी उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है ना। स्लो बट स्टेडी विंस द रेस, ये कहानी सही है। चलिए, ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। कल को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हुए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी, है ना। समझदारी बराबर जानना, ईमानदारी बराबर मानना, उसके बाद जिम्मेदारी बराबर पहचान करना, निर्वाह जो है वो स्वयं स्फूर्त है, और निर्वाह सदैव निरंतरता में है। फिर उसमें बीच में अम, ये क्लिष्टता नहीं होती कि आज आज हो रहा है कल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। निर्वाह की निरंतरता हो जाए, इसी का नाम सुख है, ठीक है। जानना हो जाए, इसका नाम समाधान है। ठीक, चलिए, आइए हम लोग आज वीडियो देखना शुरू करते हैं। प्रकृति का प्रकोप। मनुष्य ने पता नहीं किस कारणवश ऐसा सोच लिया कि मैं प्रकृति से कोई अलग वस्तु हूँ। और जब हम हमारे इतिहास में देखते हैं तो ऐसा प्रयास दिखाई पड़ता है कि मनुष्य चाहता रहा कि मैं प्रकृति पर विजय पालूंगा, प्रकृति का दोहन करके, शोषण करके सुखी हो जाऊंगा। और इस विरोधाभास का जो परिणाम है, प्रदूषण के रूप में, दुर्घटनाओं के रूप में, हम सभी के सामने है। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्रकृति का प्रकोप। आइए देखते हैं। प्रकृति के कई रूप हैं, प्रशांत, सुंदर, शालीन और निश्चल। लेकिन पलक झपकते सब कुछ बदल सकता है। और तब प्रकृति अस्थिर, अनिश्चित हो जाती है। एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती। प्राकृतिक आपदाएं इसी परिवर्तनशील नियम का अंग है। प्राकृतिक आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़ इत्यादि। पर इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जियोलॉजिक यानी भूवैज्ञानिक, और क्लाइमेटिक यानी जलवायु संबंधी आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। जोखिम कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भौगोलिक स्थिति, जलवायु, स्थलाकृति और आबादी का घनत्व। कुछ इलाकों में जोखिम अधिक मौजूद होता है।
भूकंप विश्व के कई स्थानों में घटते हैं, लेकिन दुनिया के 90% भूकंप प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द होते हैं। महासागरीय खंदकों, द्वीपीय आर्कों और ज्वालामुखी पर्वतीय श्रृंखलाओं के अटूट सिलसिले के कारण इस भाग में बार बार भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। सन 2001 में रिक्टर स्केल पर 7.9 पैमाने के भूकंप ने गुजरात को हिला कर रख दिया था। भूकंपीय गतिविधि कई शक्लों में नजर आती है। दिसंबर 2004 में 9.3 पैमाने के भूकंप ने सुमात्रा के महासागरीय तल को उधेड़ डाला था। 100 वर्षों से रुका हुआ दबाव फूट पड़ा। सन 1900 से अब तक की अवधि का यह चौथा सबसे बड़ा भूकंप था। इससे पैदा हुई सुनामी ने हिंद महासागर के बहुत बड़े इलाके को प्रभावित किया। इंडोनेशिया, श्रीलंका से लेकर सोमालिया तक इसने तबाही फैला दी। लेकिन ऐसी घटनाओं का कारण क्या है? पृथ्वी में बहुत सारी परतें हैं। क्रस्ट यानी भूपरपटी, मेंटल यानी प्रावार, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। भूपरपटी सबसे बाहरी परत है, जिसका निर्माण कई टेक्टोनिक प्लेटों से हुआ है। प्रावार की मोल्टन स्थिति के कारण ये प्लेटें लगातार हरकत में रहती हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से रगड़ती या टकराती हैं, तो दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के रिहा होने पर भूकंप पैदा हो जाता है। पृथ्वी में लगातार होने वाली इस गतिविधि की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटन जैसी घटनाएं घटती हैं। सागर के अंदर होने वाले बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या बड़े लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से सुनामी पैदा होती है। महासागर के अंदर जब दो प्लेटें संपर्क में आती हैं, तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे अचानक खिसक सकती है। तब भारी मात्रा में पानी ऊपर की ओर उठ पड़ता है। यह भीषण सुनामी को जन्म देता है। जब सुनामी जमीन पर पहुंचती है, तो सागर तल और तट का आकार सुनामी के प्रभाव को तय करते हैं। उथले पानी में जब लहर की रफ्तार घटती है, तो उसकी ऊंचाई खासी बढ़ जाती है। तब दबी हुई ऊर्जा जल राशि को ऊपर की ओर ढेल देती है। सुनामी लहर की लंबाई 100 किलोमीटर तक जा सकती है। जमीन के नजदीक पहुंचने पर इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो सकती है। भारतीय तट पर तमिलनाडु का नागपट्टनम सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। समुद्र का पानी जमीन पर 5 किलोमीटर तक दौड़ता चला गया और आसपास के गांवों को सपाट कर डाला। जानो माल की बेहिसाब तबाही के अलावा पर्यावरण पर भी विनाशकारी असर पड़ा। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि खारा पानी ताजे पानी के साधनों में समा गया। उपजाऊ जमीन पर नमक फैल गया और वो कृषि योग्य नहीं रही। मानव गतिविधियों के बढ़ने से गरान और मूंगे विश्व के कई हिस्सों में पहले से ही जोखिम में पड़ चुके हैं, जिसके कारण तटों की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो रही है। इससे ज्वार और सुनामी लहरों से होने वाला खतरा और बढ़ जाता है। आजकल इंसान अपने वातावरण में तेजी से बदलाव ला रहा है। लगातार बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण ने पर्यावरण पर जबरदस्त असर डाला है। इसके अलावा वन कटाई के कारण भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। वनस्पति विहीन इलाकों में सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का अपरदन कहीं अधिक होता है।
पहाड़ी ढलानों के कमजोर क्षेत्र में वर्षा का पानी बेरोक टोक बहता है। इससे नीचे की स्थिर आधारशिला पर जमी तलछट ढीली होकर ढलान पर तेजी से नीचे जाने लगती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एक मुख्य प्राकृतिक आपदा है जो जीवन और संपत्ति को बहुत हानि पहुंचा सकती है। कई जलवायु संबंधी बदलाव पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर कहीं सामान्य से अधिक बारिश होती है तो दूसरी जगह बहुत कम। बाढ़ और सूखा इन्हीं अनिश्चितताओं के नतीजे हैं। मिसाल के लिए औसतन हर साल बांग्लादेश का 20.5% भाग बाढ़ में डूब जाता है। दूसरी तरफ भारत, अफ्रीका का उप सहाराई इलाका और चीन में सूखा पड़ जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा असमान होती है। हर साल भारत की 80 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है। जून 2008 में उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में भारी वर्षा हुई। इस कारण सुवर्ण रेखा नदी में आई बाढ़ से बालासोर और मयूरभंज के जिले डूब गए। नदी से कुछ फुट की दूरी पर बसे इन जिलों में भारी नुकसान हुआ। मकान ढह गए, फसलें तबाह हो गईं और बाढ़ मवेशियों को बहा ले गई। नदी में पानी की मात्रा बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा होता है। सामान्य जलमार्ग उफन पड़ता है और पानी आसपास की जमीन पर फैल जाता है। वक्त बीतने के साथ ये जलमार्ग फैलने लगते हैं और पानी के बहाव का रुख तक बदल सकते हैं। लेकिन बाढ़ फायदेमंद भी हो सकती है। मौसमी बाढ़ें उपजाऊ मिट्टी बिछाकर जमीन को नई जिंदगी देती हैं और किसानों के लिए वरदान बन जाती है। सबसे खतरनाक वो बाढ़ होती है जो अचानक आती है, यानी फ्लैश फ्लड। अचानक भारी जलराशि के इकट्ठा होने से ऐसी बाढ़ आती है। जब भीषण तूफान के कारण पहाड़ पर भारी वर्षा होती है तो पानी तेजी से बहते हुए घाटी में सब कुछ रौंदता चला जाता है। अगर किसी जगह पानी का आधिक्य है तो दूसरी जगह उसका अभाव। सन 2002 में पर्याप्त मानसून न होने पर भारत का तकरीबन 30% हिस्सा सूखाग्रस्त हो गया। सूखे की तबाहकुन ताकत का असर लंबे समय में नजर आता है। ये अपनी गिरफ्त में बहुत बड़े इलाके को ले सकता है। जमीन की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है और वो कृषि योग्य नहीं रहती। इससे गंभीर अकाल पैदा होने की संभावना है। कृषि पर निर्भर विकासशील देशों के लिए ये और भी नुकसानदायक हो सकता है। भारत की आबादी का लगभग 70% हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। मॉनसून का न होना इस आबादी के लिए विनाशकारी हो सकता है। कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों का बढ़ता उत्पादन और घास वनस्पति की अत्यधिक चराई ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अपेक्षाकृत कम वक्त में मौसम संबंधी चरम दशाएं पैदा कर देती हैं। आंधी तूफान और साइक्लोन यानी चक्रवात ऐसी ही चरम दशाएं हैं। भूमि और समुद्र के गर्म होने की दर भिन्न होती है। भूमि की तुलना में समुद्र अधिक ऊष्मा जज्ब कर लंबे समय में रिहा करता है। इस फर्क के कारण समुद्री सतह के ऊपर बनने वाली गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। भूमि से आने वाली ठंडी हवा समुद्र की ओर बहने लगती है। फलस्वरूप ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय इलाकों में तूफानों के पनपने की संभावना अधिक होती है। चूंकि भारत की एक तरफ अरब सागर है
और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी ये चक्रवातों का शिकार होता रहता है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1877 और 1990 के दौरान देश के पूर्वी तट को 964 चक्रवाती तूफानों का सामना करना पड़ा। उष्णकटिबंधीय तूफान पनपने के लिए गर्मी और नमी पर निर्भर करते हैं। इनकी मदद से ये महासागरों के ऊपर निर्मित हो जाते हैं। महासागर से गर्म आर्द्र हवा ऊपर उठते हुए ठंडी होकर तूफानी बादलों में तब्दील हो जाती है। कंडेंसेशन की यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा रिहा करती है। इससे ऊपरी हवा गर्म होकर और ऊपर उठ जाती है। ये चक्र चलता रहता है। विकसित होते तूफान में अधिकाधिक गर्म हवा खिंचने लगती है। इससे तेज हवाएं पैदा होकर एक केंद्र के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण भी चक्रवात की दिशा को प्रभावित करता है। सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में परिक्रमण घड़ी की सुई की दिशा में होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में। एक उष्ण कटिबंधीय तूफान जब 119 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक रफ्तार पकड़ लेता है तो चक्रवात बन जाता है। चक्रवात की तीव्रता हवा की रफ्तार पर निर्भर करती है। इस आधार पर सफायर सिम्पसन स्केल चक्रवाती तूफानों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहला सबसे कम और 5वां सबसे अधिक विनाशकारी होता है। घरों और संचार व्यवस्था को अस्त व्यस्त करती ये हवाएं प्रलय का दृश्य उपस्थित करती हैं। अभी हाल में आए चक्रवात जैसे अमेरिका में कटरीना और मिच, बांग्लादेश में सिद्र और उड़ीसा के सुपर साइक्लोन ने बेहिसाब तबाही मचाई। प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को एक सुरक्षित और मजबूत शरणगाह की जरूरत पड़ती है। इसलिए दुर्घटना अवरोधक आवासों पर शोध और विकास अहम जरूरतें हैं। क्योंकि आपदाएं कई प्रकार की होती हैं, इनसे सुरक्षित रहने के लिए अलग अलग शरणगाहों का निर्माण जरूरी है। भूकंप से होने वाली मौतों में लगभग 60% मौतें इमारती ढांचों के ढहने से होती हैं। इमारतों को सबसे ज्यादा नुकसान उन झटकों से होता है जो इमारत को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। इससे डायगोनल यानी विकर्ण दरारें पैदा हो जाती हैं। गुजरात के उत्तरी कच्छ में मिट्टी से बना वृत्ताकार ढांचा भूंगा 2001 के भूकंप में कायम रहा। इसकी गोलाकार आकृति इसकी स्थिरता का एक कारण है। भूंगा के ढांचे में लिंटल बैंड जोड़ देने से इसकी मजबूती और बढ़ गई है। यह बैंड दीवारों को एक साथ बांध कर रखता है, जिससे इमारत भूकंप के झटकों का बेहतर प्रतिरोध कर सकती है। इसके द्वारा विकर्ण दरारों का बढ़ना और फैलना भी रोका जा सकता है। चक्रवाती तूफानों से बचने के लिए खास किस्म की शरणगाहों का निर्माण किया जाता है। तेज हवाओं का सामना करने के लिए इन्हें कंक्रीट से बनाते हैं। इन्हें जमीन से ऊंचे स्तर पर निर्मित किया जाता है ताकि ये पानी में न डूबे। उड़ीसा के जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जैसे तूफानग्रस्त जिलों में ऐसी बहुत शरणगाहें हैं। इन कोशिशों के अलावा प्राकृतिक खतरों को बेहतर समझने में आधुनिक टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए चक्रवाती तूफानों पर नजर रखने में रेडार सिस्टम सहायक है। ये अपने लक्ष्य जैसे मेघ समूह की दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजता है। लक्ष्य से लौटे हुए संकेत का विश्लेषण करने पर यह सिस्टम चक्रवात की दिशा, हवा की रफ्तार और संभावित रास्ते की सटीक जानकारी देता है। ऐसी ही एक रेडार प्रणाली ने चक्रवात सिद्र का पूर्वानुमान कर
भूमि से टकराने के 6 घंटे पहले ही चेतावनी जारी करती थी। ये रेडार 500 किलोमीटर तक की दूरी में होने वाले चक्रवातों और तूफानों पर निगरानी रखता है। भारतीय मौसम विभाग देश के मौसम पर नजर रखते हुए पूर्व सूचनाएं प्रसारित करता है। वो मौसम के विभिन्न पैमानों जैसे तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, वर्षा और मेघों का विश्लेषण करता है। प्रतिदिन दर्ज हुए आंकड़ों के आधार पर मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं जिनकी चेतावनी देने के लिए परिष्कृत प्रणालियों की जरूरत होती है। डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सिस्टम अर्थात डार्ट समुद्र की गहराई में होने वाली तब्दीलियों को बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर यानी BPR द्वारा दर्ज करता है। समुद्र तल पर रखे हुए प्रेशर रिकॉर्डर पर पानी का दबाव बना रहता है। जब सुनामी की लहरें रिकॉर्डर के ऊपर से गुजरती हैं, तो जल स्तर में आए बदलाव से पानी के दबाव में भी परिवर्तन आता है। इस फर्क को ये प्रेशर रिकॉर्डर पकड़ लेता है। ये इससे प्राप्त संकेत को समुद्री सतह पर मौजूद बोया तक पहुंचा देता है। ये BPR सिस्टम इस कदर संवेदनशील है कि जल स्तर में आए 1 सेंटीमीटर के छोटे से फर्क को भी बखूबी पहचान लेता है। हाल में आए सुनामी के मद्देनजर भारत ने अपनी खुद की सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर ली है। प्रशांत महासागर में पहले से ही यह प्रणाली मौजूद है, जो सैटेलाइट यानी उपग्रह के जरिए अमेरिका स्थित निगरानी केंद्रों से जुड़ी है। लेकिन पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना तो चुनौती का मात्र एक भाग है। इनसे प्राप्त जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए दक्ष संचार तंत्र का होना अत्यावश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामान्य संचार प्रणालियां जैसे टेलीफोन, टेलीग्राफ और सड़कें तहस नहस हो जाती हैं। इस सूरत में प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के कार्यों को जारी रखना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे गंभीर हालात में हैम रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसकी खासियत यह है कि कई हैम रेडियो ऑपरेटर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसके जरिए ये एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी बहुमूल्य समय और जीवन बचाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के विस्तार का सही अनुमान लगाना आवश्यक है। इस संदर्भ में उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों का उपयोग किया जाता है। इससे बचाव और पुनर्वास कार्य को सुनियोजित रूप देने में सहायता मिलती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए दुर्गम क्षेत्रों के आंकड़े भी हासिल किए जाते हैं। टोपोग्राफिक मैप किसी इलाके की भौगोलिक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं, जिसकी मदद से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम किया जा सकता है। लेकिन क्या इन तबाहकुन कुदरती हादसों को रोकने का कोई तरीका है? क्या हम इनसे अपना बचाव पूरी तरह कर सकते हैं? जवाब है जी नहीं। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि हम ऐसे तरीके और साधन ढूंढें जो इन प्राकृतिक आपदाओं के साथ गुजारा करने में हमारी मदद करें। भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन गरान डेल्टा समुद्री स्तर की तुलना में निचले स्तर पर है। इस कारण ये ज्वारीय लहरों और उफनते समुद्री पानी का शिकार होता रहता है। नतीजन कोस्टल इरोजन यानी तटीय क्षरण ने भूमि के बड़े हिस्से को निगल लिया है। इससे बचने के लिए लोग स्थानीय चिकनी मिट्टी से बंध या पुश्तें बनाते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण की पारंपरिक संरचनाएं पानी की कमी को दूर करने में
काफी फायदेमंद साबित हुई हैं। उदाहरण के लिए बेरी और टांका जैसी संरचनाओं में वर्षा जल संचित होता है, जो अन्यथा बहकर बर्बाद हो जाता है। जलाभाव की समस्या से निपटने में ये काफी सफल रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमें हमेशा चुनौती देती रहेंगी। हम प्रकृति और उसकी प्रक्रियाओं को न रोक सकते हैं और न ही सीमित कर सकते हैं। फिर भी इंसान ने इन अनिश्चितताओं से निपटना सीख लिया है। आखिर इंसान प्रकृति का ही एक अटूट हिस्सा है। प्रकृति का सौंदर्य और उसकी शक्ति दोनों ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हमें इसके सभी रूपों को विनम्रता से स्वीकारना चाहिए। बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस वीडियो से आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी, ना ध्यान दिया होगा कि सुनामी कैसे आती है, भूकंप क्या होता है। तो एक वीडियो है बाबा जी का सह अस्तित्ववादी विज्ञान के ऊपर, आज मैं ग्रुप में उसको शेयर करूंगी। करीब 1 घंटे बाबा जी उसमें बोल रहे हैं और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, वो कहते हैं कि प्रकृति में कोई दुर्घटना नहीं है ना? अभी हमारे पास नज़रिया नहीं है ठीक, हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। अन्यथा बाबा जी कह रहे हैं विकास जो है वो पूरा हो चुका है। वास्तव में प्रकृति में कोई दुर्घटना नहीं है। मैंने आपको अल्लाहबंद के बारे में तो बताया ही था, है ना? तो कहते हैं अभी भूकंप और चक्रवात केवल ये 2 बातें बची हैं और उसके लिए मानव बहुत तैयार है ना? देखिए ये वीडियो जो आज आपने देखा ये 20 साल पहले करीब बना है और 20 साल पहले जितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध थी वो सारी इस वीडियो में उन्होंने वर्णन कर दिया। इससे अधिक हम पहुँच गए हैं पिछले 20 सालों में, ठीक है? तो भूकंप और चक्रवात, झंझावात ऐसा बाबा जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, ये आते रहेंगे और ये आ किस लिए रहे हैं तो इनका भी एक प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि ये बस आ ही रहे हैं और धरती में सब विनाश कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के अंत में कहा गया इन्हें ना रोकना है और ना ही सीमित करने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकृति में कोई दुर्घटना नहीं है, करना क्या है मनुष्य को? तो मनुष्य को इन्हें समझ करके, है ना? विज्ञान को बाबा जी ने क्या बोला है? कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान। इस प्रकृति को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान इस प्रकृति में किस समय पर क्या घट रहा है और कैसे घट रहा है, क्या, क्यों, कैसे के उत्तर के फलस्वरूप जो हमें ज्ञान होता है उसका नाम बाबा जी ने विज्ञान कहा। ऐसा समझ जाने के फलस्वरूप क्या होता है? हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे मुझे गुरुत्वाकर्षण का नियम यदि पता है कि इसको मैं फेंकूँगी नीचे जाएगा और जाएगा तो ज़ोर से टकराएगा, यहाँ नीचे पत्थर है, तो मैं इसको कभी फेंकूँगी नहीं क्योंकि मुझे पता है ये टूट जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से मैं कर्म स्वतंत्र हो गई। कर्म स्वतंत्रता अर्थात हम निर्णय ले पा रहे हैं कि हमें कैसा फल भोगना है। लेकिन यदि मैं मन बना लूँ कि इसे तोड़ना ही है, तो बिल्कुल इसको नीचे गिरा दूँगी, ठीक है? इसे कह रहे हैं, ये बहुत साधारण शब्दों में मैंने समझा दिया, इसे आप कर्म स्वतंत्रता समझ जाइए, है ना? कर्म स्वतंत्रता क्या है कि मुझे पता है इसके पीछे क्या नियम काम कर रहा है और मैं जैसा परिणाम चाहती हूँ उसके आधार पर ये निर्णय ले लेती हूँ कि मुझे कौन-सी क्रिया करनी है। ठीक? तो मूल हमारी प्रेरणा, मूल हमारे भीतर क्या है? तो हम सुखी होना चाहते हैं, उस संदर्भ में हमारे लिए क्या आवश्यक है? हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं वस्तुओं का सदुपयोग हो, ये हमारी आंतरिक इच्छाएँ हैं ना? तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें कैसे एक्ट करना है ना? कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इस बात का निर्णय बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है? तो जैसे एक छोटा-सा आपको उदाहरण दे देती हूँ। विज्ञान में हमने प्रकाश का अध्ययन किया। प्रकाश का अध्ययन करने के फलस्वरूप हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके एक गुण को पहचान लिया है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना? तो इस गुण को हमने पहचान लिया कि लाइट जो है वो ऐसा बिहेव करती है।
बढ़िया। अब हमें क्या करना है, चूंकि हम इस नियम को समझ गए, इस नियम को समझने के फलस्वरूप हमने सोलर कुकर का निर्माण कर लिया। तो जब हम नियम को समझ गए और उसका सदुपयोग कर लिया है ना, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के अर्थ में इस नियम का सदुपयोग कर लिया और सदुपयोग करके उसने एक सोलर कुकर बना लिया, है ना। अब मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ, अच्छा सोलर कुकर में मिट्टी के बर्तनों में खाना पक सकता है, मैंने पकाया है, जब अच्छी धूप हो, भुज में तो खैर बहुत अच्छी धूप रहती है, इस कारण से पक सकता है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ एक ही कमी मुझे समझ में आती है, जो उसमें एल्युमिनियम के डब्बे देते हैं खाना बनाने के लिए, उसको यदि हटा दिया जाए, उसकी जगह पे कोई और चीज़ को ले आया जाए, तो सोलर कुकर मुझे एक बढ़िया डिवाइस लगती है जो मनुष्य ने बनाई है। तो इतनी सी बात है ना, सारे नियमों को समझ लिया, इसको हमने कहा विज्ञान, ठीक है। और समझने के फल स्वरूप जो है, समझने के फल स्वरूप हमने उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक। एक बात यहाँ पे और ध्यान दिलाती हूँ, आगे जब हम पुस्तकों के पठन करेंगे फिर से आएगा, पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है। नियम त्रय का पालन, इसको बोल रहे हैं समझदारी पूर्वक जीना, इसको बोल रहे हैं जागृत परंपरा के निर्माण के लिए, या जागृत परंपरा के एवोल्यूशन के लिए, जागृत परंपरा को बनाने के लिए नियम त्रय का पालन आवश्यक है ना। नियम त्रय का मतलब है प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम। बौद्धिक सामाजिक नियमों की बात हम बाद में करेंगे, अभी प्राकृतिक नियमों की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक नियमों को समझ करके अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रिया का निर्धारण करना, हम कैसे एक्ट करें, है ना, कि व्यवस्था स्वरूप हो। व्यवस्था स्वरूप मतलब हम जिन जिन इकाइयों से जुड़े हैं, हम जो हैं, जैसे हैं, जहाँ हैं, वहाँ सदा सदा समाधान को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, बाबा जी ये अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे लगता है शायद समाधानात्मक भौतिकवाद में लिखा है, कि जो चीजें प्रकृति में प्राकृतिक रूप से घट रही हैं, जिस अनुपात में जैसी हैं, है ना, उनका उसी हिसाब से इस्तेमाल करना, और उनके लिए अन्यथा प्रयास नहीं करना। जैसे एक उदाहरण के रूप में, कोई वस्तु है, वो प्राकृतिक विधि से कहीं पर उगती है ना, और उसके लिए, जैसे हमारे ससुर जी जो हैं, उनके दिमाग में एक समय काफ़ी ये भूत चढ़ गया, पता नहीं कैसे ये भूत चढ़ गया, उन्होंने कहा हम कच्छ में सेब की खेती करेंगे, है ना? और ये मुझे लगता है 3 वर्ष पहले की बात है। फिर हम उनके साथ बातचीत की है इस बात को लेकर के, कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं, जहाँ सेब उग रहा है वहाँ ठीक ही है ना, मतलब प्रकृति वहाँ चाहती है कि सेब उगे। प्राकृतिक नियम यही है, यहाँ पर सेब उगे और यहाँ पर एलोवेरा की खेती कर लीजिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ों की बढ़िया खेती हो सकती है। तो खैर फिर वो बाद में मान गए। लेकिन कई बारी हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हम कुछ नया करें, कुछ विशेष करें, गाँव वालों से आगे बढ़ के करें। जिस परिवार में मेरी शादी हुई, उन उन परिवार में एक बात भी एक खास विशेष रही, और इसको लेकर के हम अपने आप को काफ़ी श्रेष्ठ भी मानते रहे। हमारा पूरा गाँव हमको श्रेष्ठ मानता रहा, कि ये परिवार जो है ना, वो सबसे आगे बढ़ कर के कुछ एकदम नया करता है। तो हमारे ससुर जी के दिमाग में ख़्याल आया, फिर हम वी टॉक्ड हिम आउट बेसिकली ऑफ दिस। ख़ैर इसी प्रकार बाबा जी और लिखते हैं कि जैसे एक बेबी है ना, एक बच्चा जो है, वो बहुत आराम से, है ना, बिना किसी इंटरवेंशन के प्राकृतिक विधि से सभी को बच्चे हो ही जाते हैं। लेकिन उसे लैब में बना लेना, उस आपको याद होगा डॉली नाम की एक शीप को क्रिएट किया था एज़ अ क्लोन, तो इस तरीके की बातों को बाबा जी कहते हैं ये विज्ञान नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, जो चीज़ें प्राकृतिक विधि से घट रही हैं और मनुष्य अधिक से अधिक विज्ञान के रूप में क्या कर रहा है, मतलब अभी फ़िलहाल क्या सोचता है, तो वैसा ही एक कृत्रिम वातावरण बनाता है। उस कृत्रिम वातावरण को बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेस कंज़्यूम हो जाते हैं, जो कि सार्थक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कृत्रिम वातावरण बनाना, जो प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी कहीं उपलब्ध है, जैसे माँ का जो गर्भाशय है, वो एक वातावरण उपलब्ध है बच्चे के शरीर रचना के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार के जो हम प्रयोग कर रहे हैं और उसको विज्ञान में कोई उपलब्धि मान रहे हैं, तो बाबा जी कह रहे हैं, ये परम मूढ़ता है। ऐसी मूढ़तावश केवल आगे जाकर के विवशताएँ खड़ी होंगी, ठीक है? तो भाई हमें कोई वस्तु चाहिए, तो बाबा जी ने उसका उपाय बताया ही है कि आपके यहाँ जो उगता है आप उगाइए, जहाँ कहीं कुछ और उगता है वो उगा लेगा, और इस प्रकार से विनिमय विधि से हम सभी, हमें जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो ही सकती है, ठीक?
अगली बात पे मेरा ध्यान गया, हम चूंकि भुज में रहते हैं, कच्छ में रहते हैं, और मेरा ये ध्यान ये काफी समय से गया। देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट बात है कि जो भुंगा होता है, जो सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है छत का या दीवारों का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में क्लियरली हमको समझ में आ गया भूकंप के बाद कि भैया ये एक बढ़िया स्ट्रक्चर है, इससे तो काफी जान माल की हानि बच सकती है। लेकिन मजेदार बात ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप सभी को वैसा ही स्ट्रक्चर खड़ा करना है ना? उन्होंने कुछ एक नियम तो बना दिए, लेकिन काश, मुझे लगता है कि अगर ये बातें लोगों को और जानकारी में होती, अगर मुझे जानकारी में होती, तो शायद हम अपना घर उसी वैसा ही कुछ बनाने का कोशिश करते। खैर, अब करेंगे, अब सोचा जाएगा। तो मुझे ये भी बात लगती है कि जो यदि हम प्राकृतिक नियमों को समझ पाते हैं, उसके आधार पर एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। और शिक्षा में भी जो बच्चे हैं, उनको उनकी लोकल जो क्षेत्र है उसके हिसाब से भी शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे उनके भीतर स्वीकृति बनी रहे, है ना? जैसे अभी भूंगा इज कॉल्ड लाइक ओल्ड ट्रेडिशनल हाउसेस, एंड जो हम घर में रह रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि दीज आर न्यू न्यू बिल्डिंग्स, है ना, न्यू टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना? भले वो सही नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना? मनुष्य का भी जवाब नहीं है। ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा, मतलब जीव चेतना में भी जीता हुआ एक कुत्ता जो है ना, वो एक मिट्टी मिट्टी का पडल बना करके, मिट्टी और पानी का पडल, जहाँ कीचड़ होता है वहां बैठ के अपने को ठंडा करता है। हम लोहा, मतलब सरिया जो हमने डाल दिया, जो सीमेंट डाल दिया, इसकी खासियत ये है कि ये गर्मी को बहुत जल्दी सोख लेता है। फिर हमें पता है नियम क्या है कि जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, और हमने पंखे को अपनी छत पे टांगा हुआ है। जैसे ही हम गर्मी में पंखा चलाते हैं तो पंखा एक्चुअली नीचे बहुत गर्म हवा फेंकता है। तो कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि थोड़ा इससे पहले की जो जनरेशन थी, यदि थोड़ा काम प्रयास करके शिक्षा में इन चीजों को वापस डाला होता, या इन चीजों को अगर हमने बहुत हाई फाई ना बना लिया होता, इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को बहुत अप्रिशिएट ना किया गया होता, और बौद्धिकता, है ना, समाज में प्रतिभा और बौद्धिकता की स्थापना की होती, तो बहुत सारी समस्याओं से ये जनरेशन ऐसे ही बच जाती। जो रूप पद धन बल के आधार पर समाज में एक है ना, समाज में कहीं ना कहीं चलन वो बच्चा अब्जॉर्ब कर ही लेता है, उसके फलस्वरूप हम भी इन चीजों को बेहतर मानने लगे और वैसा करने लगे। बाद में थोड़ा समझ में आया कि भैया ये तो हम गलती कर बैठे। ठीक है, तो ये है प्राकृतिक नियमों में जीना। समाधानात्मक भौतिकवाद में खूब विस्तार से बाबा जी ने इसके बारे में लिखा है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और पठन को शुरू करते हैं। कल हमने बात करी थी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी। ठीक, चलिए थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं। शिक्षा गद्दी से पूछा गया, उनके पास कोई मार्गदर्शन है क्या? दिशा दर्शन की चिन्हित लक्ष्य को पहचानने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बोलिए, सामान्य आदमी क्या करे? ये जो चार परंपराएं हैं, धर्म गद्दी, राज्य गद्दी, व्यापार गद्दी और शिक्षा गद्दी, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो चार परंपराएं हैं, है ना, और देखिए हर एक व्यक्ति इसमें समर्पित रहता ही है। बड़ी मजे की बात है कि हमारी शिक्षा सही नहीं है, और ये बात बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराती है और बच्चा नहीं पढ़ रहा, या किसी भी कारणवश, तो आप देखिए माँ जो है ना, वो बच्चे को ही कोसती है, और बच्चा जो है, बच्चा भी यही स्वीकार किए रहता है कि हम ही गलत है, शिक्षा तो ठीक है, टीचर ठीक पढ़ा रही है, टीचर हमारी ठीक पिटाई कर रही है। 10 वर्ष के मेरे एक्सपीरियंस में मैं यही बात देख पाई कि हम समर्पित तो रहते ही हैं। जैसे ये व्यवस्था भले ठीक ना हो, जो राज्य व्यवस्था है ये ठीक ना हो, लेकिन हम लॉज को अबाइड करना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो उन्हें हम अबाइड करें। तो इस विधि से हम समर्पित तो रहते हैं। धर्म में भी जो कुछ कहा गया है ना, पूजा पाठ से लेकर ध्यान आदि की जो भी विधियां हैं, ये सबको सही मानकर ही आगे कदम बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से व्यापारवादी जो शिक्षा है, और उस शिक्षा के फलस्वरूप जो नौकरी चाकरी रहती है, उस सबको भी सही मान के ही करते हैं। तो एक बात तो ये समझ में आती कि जो भी मानव संतान पैदा होती, इसको बाबा जी कई किताबों में लिखते हैं इनफैक्ट, कि प्रत्येक मानव, है ना, धर्म, राज्य
और जो भी व्यवस्था है और शिक्षा, इन सबको सही मान करके ही शुरुआत करता है, ठीक है? लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि इनसे कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। यदि किसी एक आध व्यक्ति को रास्ता मिल भी गया, तो वो सर्वसुलभ तो नहीं है। सबको मिल जाएगा ऐसा नहीं होगा। हो सकता है व्यापार विधि में एक आदमी बहुत ऊँचा हो जाए, है ना? या ऐसे 1 लाख व्यक्ति बहुत आगे हो जाएँ, लेकिन 700 करोड़ लोग अंबानी की विधि से जी लें, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो सुलभता की बात यहाँ पर आती नहीं। सुलभता नहीं है तो न्याय भी नहीं है, है ना? न्याय का अर्थ ही है कि सर्वसुलभ हो जाना, अवसर सर्वसुलभ हो जाना, है ना? वस्तुएँ सर्वसुलभ हो जाना, सभी आवश्यकताएँ सर्वसुलभ हो जाने का नाम ही न्याय है। ठीक है? अच्छा जी, तो इनसे कोई रास्ता मिलने वाला नहीं। रास्ता खोजा जाए, बनाया जाए, यही साहसिकता है। अपने उत्थान के लिए जो साहस है, उसको किया जाए। वह रास्ता समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, भागीदारी रूप में सहज होगा। सहज का क्या अर्थ है? देखिए, हर एक बाबा जी ना जो ये कुंजी की तरह है ना, ये जो पूरा बाबा जी ने बात लिखी है ना, पूरा दर्शनवाद शास्त्र लिखे हैं, इसमें जो शब्द हैं वो एक एक ताले की चाबी है ना? वो चाबी कहाँ है? परिभाषा संहिता में है, अथवा बाबा जी जहाँ पर भी व्याख्या कर रहे हैं उसमें है। और व्याख्या मूलतः आचरण के रूप में ही होती है, ठीक है? अच्छा, तो धीरे-धीरे सुनते-सुनते ये सब चीज़ें आपको पकड़ में आएँगी। तो अब जब आप समझदारी, ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, भागीदारी पढ़िए तो दिमाग में तुरंत लाइए, अच्छा जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। जैसे ही शब्द पढ़िए सहज, सहज का अर्थ है सह-अस्तित्व सहज, सह-अस्तित्व में स्वयं घटने वाला। जहाँ पर भी शब्द पढ़िए सहज मतलब अपने आप घटेगा। घटाना है, करना है ऐसा नहीं। जैसे इस समय इस धरती पर आवश्यकता बनी तो एक व्यक्ति को है ना, जिन्हें हम आप्त पुरुष मान रहे हैं, जिन्हें हम अपना गुरु मान रहे हैं, श्री ए नागराज जी में अनुभव हो गया। अनुभव करने गए थे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सहज होगा, तो ये हम में भी सहज ही घटेगा, है ना? लेकिन क्या रास्ता खोजा जाए, बनाया जाए यही साहसिकता है, यही पुरुषार्थ है, इतना ही काम करना है, ठीक है? तो इतना काम करने के अर्थ में ये पुरुषार्थ है, यही साहसिकता है। अच्छा आगे बात कह रहे हैं, मार-पीट के रास्ते से कोई लक्ष्य मिलता नहीं, मार-पीट से आवश्यकताएँ पूरी होती नहीं। इसके बाद भी इसकी परंपरा बनाकर रखे हैं। देखिए इसे वैचारिक रूप से फैलाइए, है ना? अपनी कल्पनाशीलता को सीमित मत कीजिए। कई बारी हमें लगता है कि अगर हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को हटा लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? ऐसा नहीं, देखिए ज़रा इसको वैचारिक रूप से फैलाइए कि यदि ऐसा हो तो कैसा हो, है ना? इस विधि से सोचिए कितने बार मारपीट किया, है ना? मारपीट या झगड़ा, है ना? हम सभी अपने घर में अपने माता-पिता, अपने पति, अपने बच्चों से कई बारी वाद-संवाद तो नहीं कहना चाहिए, झगड़ा विधि से बातचीत करते हैं और हर बार जब झगड़ा करते हैं, तो यही सोच कर के झगड़ा करते हैं कि इस बार झगड़े में हम अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति से मनवा देंगे। लेकिन इस विधि से दोनों पक्ष है ना बजते रहते हैं और इस बजने के फलस्वरूप अंत में वास्तव में कोई लक्ष्य मिलता नहीं। मैं यहाँ पर मूलतः अपनी बात कर रही हूँ, मुझे आज तक कभी रास्ता मिला नहीं। अच्छा मार-पीट के रास्ते से भी कोई लक्ष्य मिलता नहीं। ये तो हम बच्चों के साथ भी खूब एक्सपीरियंस किए, बाकी तो मार-पीट और तो मार-पीट नहीं किया लेकिन मार खाए बहुत हैं एज़ अ चाइल्ड। तो मैंने ये भी देखा हमारे माताजी अगर हमको नहीं मारते, हमको सिर्फ़ ठीक से समझा देते तो भी हम समझ ही जाते। मार-पीट के रास्ते से केवल एक इमोशनल हर्ट हो गया और इसकी स्वीकृति बनी कि हम भी किसी को मारे-पीटें। इससे ज़्यादा कोई जगह हम पहुँचे नहीं। और हमने भी एक बार एक बच्चे के ऊपर हमने बहुत सोचा हमारे जो बच्चों को पढ़ाने के क्रम में जब माता-पिता आते थे, कहते थे मैडम इसको मारिए ये मारने से सुधरेगा। तो हम एक बार एक बच्चे को मार के भी देखे, थोड़ा-सा ही मारे मतलब हमने कहा लाओ मार के देखें शायद सुधरे। तो मारने के बाद हमको बहुत खराब लगा, हमें गिल्ट गिल्ट हो गया कि भाई ये गलत बात है ना, ये हम नहीं कर सकते। जो हमें स्वीकार नहीं है, वो हम इस बच्चे के साथ नहीं कर सकते। ये बात है लगभग 2014 की बात है, उसके बाद हम किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाए और उस बच्चे को हम अगले दिन सॉरी बोले। हमने कहा बेटा ये गलत बात है ना? और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आश्चर्य की बात है उस दिन के बाद से वो बच्चा पता नहीं कैसे बदल गया और उस दिन के बाद हमने कभी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया और सारे बच्चों में सुधार होते ही गया। जब मेरे ऊपर बहुत दबाव आने लग गया कि कैसे इस बच्चे को सुधारा जाए तो हम
उस दबाव को झेलते, लोगों से पूछते, इंटरनेट पे सर्च करते, किताबें पढ़ते और उसके बाद उसके लिए प्रयास करते, है ना। उसको कई बार हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास पहले उसका स्वास्थ्य ठीक करते, उसके बाद फिर उसको पढ़ाते। ऐसा भी हमने बहुत किया है और इस तरीके से मुझे 100% रिजल्ट निकले। तो हम एक जगह पर पहुंच गए कि मारपीट से कोई लक्ष्य मिलता नहीं। जैसे युद्ध है ना, युद्ध के फल स्वरूप कुछ भी नहीं घटता, है ना। आप देखिए, युद्ध से शांति की जो कामना, ये कितना विरोधाभास है, कितना विरोधाभास है। सिर्फ मातम और सन्नाटा, दो चीजें मिलती हैं। कुछ समय युद्ध करने के फलस्वरूप जब दोनों पक्ष थक जाते हैं तो एक भीतर से गहरी अशांति, है ना, अथवा गहरा मातम, एक गहरा सन्नाटा हो जाता है, इसलिए युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाता है। ये शांति तो नहीं है ना, ये तृप्ति तो नहीं है। तो मारपीट के रास्ते कोई लक्ष्य मिलता नहीं। हम अपने मन में एक इस बात को संकल्प भी करने की आवश्यकता है। ये एक जनरेशनल ट्रॉमा की तरह है हमारी परंपरा में। हमारे माता पिता तक की जो जनरेशन रही, उसमें बहुत लोगों में ये बात स्वीकृत रही कि बच्चों को हर एक हफ्ते एवरेज कूट लेना चाहिए। ऐसा कूटने के फलस्वरूप बच्चे जो हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं और मार कुटाई चलती रही। कम से कम मध्यम वर्ग में तो यही बात स्वीकृत थी। जैसे हमारे परिवारों में, समस्त परिवारों में ये सब बातें स्वीकृत थी और माता या पिता अपने बच्चों को मारने पीटने के बाद काफी गर्वान्वित भी महसूस करते रहे, है ना, कि भाई आप अपने बच्चे पे हाथ नहीं उठाते, बच्चा हाथ से निकल जाएगा। ऐसी सब बातें हम तो सुनते रहे, ठीक है, आपका मुझे नहीं पता। मारपीट से आवश्यकताएं पूरी होती नहीं, है ना। मूलतः आवश्यकता किसकी है? न्याय की आवश्यकता है। इसके बाद भी इसकी परंपरा बनाकर रखे हैं। परंपरा मतलब पीढ़ी से पीढ़ी ये चीज घट रही है। तो एक पीढ़ी होगी जो कहेगी नो, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू टू डू इट, है ना, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। तो वो जनरेशन कौन होगी? हम होंगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे बच्चे को हम अपना जनरेशनल ट्रॉमा, हम अपनी आधारहीन परंपराएं, अनावश्यक परंपराएं उसमें ना जाने दें। इसके लिए स्वयं को हील करना होगा। एंड व्हाट डज हीलिंग मीन? हीलिंग मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, और जो हेल्दी बात है, जो सही बात है, उसको आपको आगे रास्ता देना पड़ेगा, ठीक है। यह भी बहुत बड़ा भ्रम हो गया कि नहीं, है ना, हो गया बहुत बड़ा बात, बहुत गलत बात हो गया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब बुद्धि की बात यही है कि हम समझदार हों, है ना। समझदारी की जांच स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन से है। ये भी बहुत सुंदर लाइन है। कह रहे हैं कितना आप गलती की चर्चा कीजिए, है ना, कि ये हुआ वो हुआ। एज अ काउंसलर भी मैं देखती हूँ कितना भी आप है ना, आपके बचपन में क्या हुआ था और आपका इनर चाइल्ड मतलब हील कर रहे हैं और ऐसा वैसा, इस प्रकार की हजारों थेरेपीज हैं जो आपके पास्ट को रियूमिनेट करने के लिए कहती हैं, आपको उसी उसी चेतना की बार बार याद दिलाती हैं। मैंने देखा इस विधि से मानव वास्तव में हील नहीं होता, उसको ऐसा लगता रहता है कि उसको कुछ अच्छा हो रहा है या उसको रिलैक्स होता है, बिकॉज वो वेंट आउट कर पाता है। तो वेंटिंग आउट इज नॉट हीलिंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कैसे होगा? तो विकसित चेतना सही के अध्ययन से ये बात होगी। समझदारी की जांच स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन से है। तो किसका अध्ययन? विकसित चेतना का। वेंट आउट से क्या मतलब है? वेंट आउट मतलब अपने जो अंदर भरा हुआ है ना, उसको बाहर निकाल देना। जैसे हम कभी कभी बहुत भर जाते हैं ना, बहुत आवेशित हो जाते हैं, तो आवेशित हो जाते हैं तो इसके फलस्वरूप हम चाहते हैं हमें कोई सुन ले। तो जो काउंसलर होते हैं ना, वो सुनते हैं आपकी बात को, ठीक से सुनते हैं। अभी हमारे साथ समस्या ये भी है, देखिए, चलिए थोड़ा सा इस विषय पे बात कर लेते हैं। हमारे दर्शन में बहुत सारे लोग ऐसे भरे बैठे होते हैं ना, उनको लगता है हमारी बात कोई सुन ले। सुनना भी एक बहुत इट इज इट इज अ स्किल। किसी को सुन पाना बहुत बड़ा और बहुत अहम स्किल है। हमें वास्तव में सुनना आता नहीं, हमारी परंपरा में भी सुनने की परंपरा नहीं है। हम जैसे ही किसी को सुनना शुरू करते हैं, तुरंत एक जजमेंट के साथ, अथवा या तो उस व्यक्ति को जज कर लेते हैं अथवा उसको एडवाइस देने के अर्थ में सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है ये व्यक्ति हमसे कुछ एडवाइस मांग रहा है। वास्तव में जो वेंटिंग आउट की प्रक्रिया है, जब वो व्यक्ति पूरा वेंट आउट कर लेता है तो समाधान उसको कई बार स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। सो इट इज अ स्किल एंड इट इज
ये मैंडेटरी इम्पोर्टेंट बहुत आवश्यक स्किल है कि हम इसे सीखें, है ना। चीजों को सुनना, उनको अपनी स्मृति में रखना, है ना, आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करना, ये बहुत बेसिक स्किल्स हैं। एक मानवीय परंपरा में ये होंगे, पर अभी नहीं है, ठीक है। अभी ये स्किल्स बहुत ट्रेंड लोग जो होते हैं उनके पास ही रहते हैं, है ना। अभी इसको पढ़ाने सिखाने की कोई अभी जगह बनी नहीं है, ठीक है, पर इसे सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है भैया, चले आगे बढ़ते हैं। समझदारी की जांच स्वयं स्वीकृत रूप में विकसित चेतना सहज अध्ययन से, है ना, ये भी सहज ही होने वाली बात है ना, क्योंकि आ गया है हमारी परंपरा में तो होगा। फिर देखिए आगे कह रहे हैं जांचने की जगह क्या है। जांचने की जगह आप स्वयं हैं, अपने साथ इसको करके देखिए, लागू करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यदि आप ऐसा कर नहीं रहे तो आप नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं मुझको जांच कर आप समझदार हो नहीं सकते, मुझसे प्रेरणा पा सकते हैं, है ना, एक विकसित चेतना का अध्ययन हो सकता है, ये सब हो सकता है, पर मुझको जांच करके हमारी ये जो हमारी स्किन है ना, ये स्किन हमारी सीमा है, इससे जो आगे है ना हम उसको किसी भी विधि से अनुभव नहीं कर सकते, है ना। हम आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इसके आगे जो स्पेस है ना उसमें और अगले व्यक्ति में, उसके भीतर क्या दर्द है, दुख है, इसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं हो सकता हम में, ठीक है। थोड़ा भास के रूप में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, वास्तव में कुछ होता नहीं, कोई दर्द वर्द हमको महसूस होता नहीं। तो दिस इज अवर लिमिटेशन, इसको ध्यान दीजिए। आप स्वयं अपने को जांचेंगे तब समझदार होंगे ना। तो आप अपने भीतर देखिए, मेरे अंदर क्या इच्छा है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, है ना। ये बात बहुत गहरी है, पूरी कहानी है। आगे कह रहे हैं मैं संसार को जांच जांच कर 30 वर्ष सिर कूट लिया, है ना, मगर प्रभावित नहीं हुए बाबा जी। तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये निर्णय किया था कि अब मुझे समाधि को करके स्वयं देखना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप मुझे ज्ञान उपलब्ध होगा। तो संसार को जांच जांच कर मतलब संसार में अभी तक जो कुछ उपलब्ध है आदर्शवादी विधि से अथवा भौतिकवादी विधि से, कह रहे हैं मैं संसार को जांच जांच कर 30 वर्ष सिर कूट लिया, मतलब मैंने सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, सब जगह जिया, मिला कुछ नहीं। हमको कहीं भी समझदारी का कोई अंश नहीं मिला। जब हम 25 वर्ष प्रयत्न कर अपने को जांचा, तब हमें समझदारी का ठौर मिला। कह रहे हैं उसके आगे बाबा जी ने जो 25 वर्ष की उनकी तपस्या है, और इस तपस्या के फलस्वरूप जो हमारे पास सहअस्तित्ववादी ज्ञान आया, कह रहे हैं उसको जब हमने जांचा, जांचना अर्थात क्या, आचरण में लागू करके देखा, तो कह रहे हैं समझदारी का ठौर वहां हमको मिल गया, ठीक है। तो इस आचरण को अपने जीवन में लागू करने से कम में हमको भी ठौर तो मिलेगा नहीं। विगत प्रयास से हमने जो भी पाया उसे अध्यावसायी विधि से मानव को सौंपना चाहा। ये जो 25 वर्षों का प्रयास है उसे अध्ययन पूर्वक, अध्ययन गम्य हो जाए इस विधि से मानव को सौंपना चाहा। मानव मतलब हमको सौंपना चाहा। इसी क्रम में यह एक प्रयास है, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट। अब आपको इंगित हो गया, इंगित मतलब इशारा करना, ठीक है। इंगित मतलब देखिए जो इशारा कर रहे हैं ना उसकी उंगली मत देखिए, ये देखिए वो इशारा कहाँ कर रहे हैं, है ना, वहां पर देखिए। अब आपको इंगित हो गया कि सह अस्तित्व ही परम सत्य है। सह अस्तित्व मतलब सत्ता में संपृक्त प्रत्येक इकाई। इकाइयां 2 प्रकार की हैं, जड़ और चैतन्य, ठीक। सह अस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है, यह समझ में आता है तो उसके लिए सारी समझदारी समीचीन है। समीचीन है अर्थात नित्य वर्तमान है, अर्थात विकास क्रम विकास के रूप में हमारे सामने सदैव रखी है। यह बहुत सुलभ है ना। प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है उसको ऑब्जर्वेशन करने से जो समझदारी है वो स्वयं, है ना, बिल्कुल प्रकट है ना। और ये सुलभ है, सुलभ मतलब सब कोई इसको देख सकता है। लैब में जा करके कितने लोग देख पाएंगे, ये भी उस वीडियो में बाबा जी बोल रहे हैं, ठीक है, आप सुनिएगा उसे। मेरे हिसाब से झूठ ज्यादा कठिन है, सच्चाई में जीना ज्यादा आसान है ना। ये जो प्रकृति की जो परंपरा ये बनी रहे, इसको देख करके ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप प्रत्येक मानव संतान एक कंक्लूजन पे पहुंचे, ये बहुत आसान बात है, ज्यादा सुगम है, मैं जी कर देखा हूं। पहले जब प्रश्नों से घिरा था
जीने में कितना दिक्कत होता था, जब समाधान मिल गया तब प्रश्नों से मुक्त हो गया और जीना सुगम हो गया। यह बात आपको भी ठीक लगती है तो हमारा विश्वास बढ़ेगा ही, है ना। यह बात अब कह रहे हैं मेरे से, मैं आगे इस बात को जब आपको बताता हूँ, आपको बात ये ठीक लगती है, ऐसा इस ठीक लगने के फलस्वरूप आप जीते हैं और आगे भी व्यक्ति को बताते हैं, इसको कह रहे हैं परंपरा बनाना, समाधान को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा ही, है ना। इस बात विश्वास बढ़ेगा अर्थात ये विश्वास जो है, ये जो समाधान अब ये फैलने लग गया, ठीक है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ये प्रमाणित होने लग गया। इस बात को साथियों ने देख लिया है, आप भी चाहते हैं तो आप भी जांचिए। जहां शब्द जांचिए आ रहा है मतलब उसे अपने आचरण में उतार करके देखिए, अपने कल्पनाशीलता को फैलाइए और ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जांचना तुलन से शुरू होता है, न्याय सम्मत व्यवहार से शुरू होता है। अच्छी बात यह है कि तुलन हमारा एक्टिव है ना। तो हम समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, इसके फलस्वरूप क्या होता है, जैसे ही ये सब हम करना शुरू करते हैं, तर्क सम्मत विधि से इस शास्त्र अध्ययन करना शुरू करते हैं, अरे तो समझ में आने लग जाता है, न्याय सम्मत व्यवहार स्वयं होने लग जाता है। आप गलत कर नहीं पाएंगे, जैसा मैंने कहा था ना, 2 और 2 5 आप बोल नहीं पाएंगे। ये समझ की महिमा है, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। ये बहुत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, है ना। क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों का हम निर्वाह करते हैं? देखिए शब्द आया निर्वाह, निर्वाह अर्थात निरंतरता। कभी कभी तो कर लेते हैं लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते हैं। ये जो टूटा फूटापन है ना, यही इस बात का प्रमाण है कि अभी हम अखंड समाज सार्वभौम मानसिकता में नहीं जी रहे हैं। तो ये टूटा फूटापन का नाम है निर्वाह का नहीं हो पाना। स्वीकृति तो हम में है। जैसा मैं आपके साथ, ये हम अपने अंदर भी जानते, जैसा हम पहले दिन आपके साथ प्रस्तुत होते हैं वैसा बहुत समय बाद प्रस्तुत नहीं हो पाते। जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का हम पे प्रभाव पड़ जाता है ना। कुछ हमारी अयोग्यता रहती है, कुछ आपकी अयोग्यता रहती है, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं, है ना। एक सूत्र लिखा है बाबा जी ने बड़ा अच्छा, किसी की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही स्वयं की योग्यता है। तो इस प्रकार से ये जो हम दोनों के अंदर ये प्रभाव पड़ने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इस निर्वाह में निरंतरता नहीं रहती है, और यही हमारी दुविधा भी है, पीड़ा भी है, उलझन भी है, जिससे हम निकलना चाहते ही हैं। तो न्याय सम्मत व्यवहार से शुरू होता है। क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों का हम निर्वाह करते हैं? संबंधों में निहित मूल्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं? उभय तृप्ति की जगह आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं? ये जांचने का मुद्दा है। ठीक है, कल मैं इस सेंटेंस को फिर से आपको समझाऊंगी, कल या परसों। हो सकता है कल मेरी थोड़ी अवेलेबिलिटी शायद नहीं हो, तो कल छुट्टी रखेंगे। अगर मैं अवेलेबल होंगी तो फिर से मैसेज करूंगी कि हमारी क्लास है, नहीं तो मैं आपको परसों ये समझाऊंगी कि उभय तृप्ति का मतलब क्या है ना। कई बार हमें लगता है उभय तृप्ति का मतलब है हम तुम साथ साथ राजी, ये उभय तृप्ति नहीं है। तो बाबा जी जब उभय तृप्ति शब्द कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो हम अगली क्लास को यहाँ से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आपका ध्यान कुछ बिंदुओं पर गया होगा। आप में से कोई भी व्यक्ति एक आध सेंटेंस में कुछ समराइज करना चाहें या आज आपने क्या सीखा उसे कहना चाहें तो आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप कह सकते हैं। आप अपने द्वारा सीखी गई बात को रिपीट भी कर सकते हैं। आज किसी ने कुछ नहीं सीखा? दीदी। जी कृष्ण भैया। हाँ, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी को जैसे आपने कनेक्ट किया है, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, तो एक और सरलता से ये बात समझ पहुंची है, क्योंकि दोनों ही तरह की लैंग्वेज भाषा से परिचित थे, लेकिन ये इस तरह से अच्छे से कनेक्ट हुआ तो एक तो इस बारे में समझ बनी है। और बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। नवीन भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं? जी जी नवीन जी भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी। नमस्ते नमस्ते। जो आपने सहज को एक्सप्लेन किया ना दीदी, आज उस पर ध्यान गया। हाँ जी, बढ़िया है, बढ़िया है, सुंदर है, शुभ है,
अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे। यदि कोई इसमें ये होगा, चेंज होगा, तो मैं आपसे कहूंगी। सुमन भाभी, यस बिल्कुल, बताइए सुमन भाभी। जी दीदी, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे समझ बन रही है। जैसे अभी सहज का कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसका जो वर्णन आपने किया वो थोड़ा समझ में आया। सहज अपने आप घटने वाला है, वो हम समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे बुक पढ़ते हैं ऐसे ऐसे समझ आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी। बढ़िया। हम खुश होते जी। हैं। जी जी जी। हाँ रणछोड़ भाई जी, कुछ कहना है? अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है जी। रणछोड़ भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। हाँ, वो खुद को जांचना है, वो बात थोड़ी समझ में आई। समझ में आई कि नहीं आई, ऐसा? हाँ, वो थोड़ा दिमाग में आया है कि खुद को जांचना है, मतलब हाँ, खुद बाबा में जी की जांचना बातों। है भैया। उसको हम जब अप्लाई करते हैं, जैसे बाबा जी ने कुछ बात को कहा है, तो उसको जब हम करने जाते हैं ना, तो हमको वास्तव में अपनी अयोग्यता समझ में आती है कि अरे बाप रे, हमको तो ये आता ही नहीं है, हमको करने में बहुत समस्या हो रही है ये चीज को, है ना। तो उसके लिए फिर हमको अपनी योग्यता को अर्जन करना, ये समझ में आता है। इसके फलस्वरूप अध्ययन में और प्रगाढ़ता आती है, स्वयं में जांचना इस विधि से, है ना। जैसे हमको समझ में आता है, बाप रे बाप, कहाँ कहाँ इतनी सारी अक्षमताएं हैं, इतनी सारी अयोग्यताएं हैं। इसके फलस्वरूप हमने फिर खूब अध्ययन किया अलग अलग चीजों का। जी छोटू अंकल जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। आज सुबह का हमारा जो 5:30 का सत्र होता है, जी तो इसी संदर्भ में कुछ बातें रखी गई। जी। मानव व्यवहार दर्शन में मानवीय जो प्रवृत्तियां है, उसमें मानवीय स्वभाव, मानवीय विषय और मानवीय दृष्टि। तो हम जो अब तक जो हम हमारी जो समझ थी, तो मानवीय विषय में तो 4 विषय थे: आहार, भय, निद्रा, मैथुन। मानवीय स्वभाव में तो दीनता, हीनता, क्रूरता, यानी कि जैसे को तैसा। जी कम ज्यादा ये बैठी हुई थी। और जैसे आपने भी वर्णन किया कि यही मान्यता परिवारों में बच्चों के साथ यही होता है। और मानवीय दृष्टि तो प्रिय हित लाभ में ही हम समझते थे कि नहीं, इसको तो यही जिंदगी है। इसका ये सार निकलता है कि ये मानवीयता की ओर कैसे जाए, तो मानने से जानना तक की हमारी यात्रा होगी। ये आगे चल रहा है, बहुत खुशी की बात। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसे देखिए अमान, मैं थोड़ा एक 30 सेकेंड्स और लूंगी और कहूंगी, जैसे हम जब देखते हैं, अच्छा ये अमानवीय प्रवृत्तियां ये सब हमारे अंदर है, बाप रे, संग्रह करने की डर तो लगता ही है ना। तो संग्रह, ऐसा लगता है थोड़ा संग्रह करके जिए, अभी तो कैसा चले। तो जब ये सब करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब सोचने की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम वैचारिक समाधान, सबसे हमारा पहली सीढ़ी है। तो जब देखने जाते हैं और सोचते हैं असंग्रह में कैसे जिएंगे, है ना, तो असंग्रह में जब जीने की कल्पना करने लगते हैं, तो अपने अंदर आप भीतर में जरा खिंचाव देखिए। जब आप उन खिंचावों को देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हमारी प्रवृत्ति अभी कहाँ खड़ी है। तो इस कल्पना रूप में व्यवस्था का समस्त चित्रण हुए बिना, पूरा चित्रण हुए बिना शिफ्टिंग भी नहीं होगी। सबसे पहली जो जगह है वो वैचारिक समाधान है। जितना भय है उतना ही भ्रम है ना, भ्रम ही भय है, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो जहां जहां भय आता है, कल्पना कीजिए, सबसे पहले कल्पनाशीलता को दौड़ाइए इस दर्शन के साथ। जब दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ 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 मुझे भय लग रहा है, मतलब वहां 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 आपको भ्रम है, मतलब अभी आपके दिमाग में व्यवस्था का चित्रण पूर्ण नहीं हुआ है। तो जहां जहां नहीं हुआ है उसको पूर्ण करने के लिए अध्ययन, पहले इस बात को पूरा समझ लीजिए, इसलिए स्पष्टता बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे हर रोज। मिलते हैं आपसे कल सुबह। ठीक, नमस्ते सभी को। हरिहर, आपका दिन शुभ हो। हरिहर। हरिहर। नमस्ते। नमस्ते 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 सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया।